चाहिए। अब आज जो टॉपिक करेंगे इमिसराइजिंग ग्रोथ, वो इसका एक स्पेशल केस है लार्ज नेशन का, जिसमें हम ये सीखेंगे कि लेबर ग्रोथ हुई किसी एक मुल्क में या कैपिटल एक्यूमुलेशन हुई, दोनों में से किसी तरह की भी ग्रोथ हुई, तो टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट होते होते इतनी ज्यादा डिटोरिएट हो गई कि उसकी वेलफेयर वो पहले से डिक्लाइन कर गई। अब इस केस में ये बेशक टी पॉइंट है, बेशक जी पॉइंट है, दोनों में कुछ ना कुछ वेलफेयर में तो इजाफा होगा ना, क्योंकि ये जी दोनों ही सर। पॉइंट इसके ये ई पॉइंट से सुपीरियर हैं। अगर ग्रोथ ना होती तो इस मुल्क ने इस ई पॉइंट पे रहना था, जहाँ पे 80 इसके और कोई 70-80 इसके प्रोड्यूस करने थे। तो ग्रोथ का इसको लार्ज नेशन को कुछ ना कुछ फायदा ही हुआ है, क्योंकि टी पॉइंट ई से सुपीरियर ही है। लेकिन कभी ऐसा हो कि टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट होते होते इतनी ज्यादा डिटोरिएट हो जाए कि आपका ग्रोथ के बाद वाला जो पॉइंट है इस ई पॉइंट के नीचे बने, तो इसे बोलते हैं नेट वेलफेयर वो डिक्लाइन कर गई है। इस किस्म की ग्रोथ को इमिसराइजिंग ग्रोथ बोलते हैं। ठीक हो गया? जी सर। इमिसराइजिंग ग्रोथ, दिस थ्योरी इज प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर जगदीश भागवती, हिंदू इकोनॉमिस्ट है। हम्म, when term of trade deteriorate so much that net welfare of nation actually declines after growth. This type of growth is called immiscellating growth. इसकी डायग्राम वो बनाए। जी सर बनाए। एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, ये आ गया जी बी पॉइंट, जिसपे 20 ये और 130 एक्स प्रोड्यूस हो रहा है। बना लो जरा साथ साथ जल्दी। उसके बाद इस मुल्क में हो गई है लेबर ग्रोथ, जिसकी वजह से ये जो पीपीसी है वो इस तरह करके आ गया। अब टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट इतनी ज्यादा हो गई है कि ये 1/5 पे पहुंच गई है। पी एक्स अवर पी वाई इक्वल 1/5। 1/5 का मतलब समझते हैं कि एक्स के 5 यूनिट देंगे, वाई का 1 यूनिट मिलेगा। और यहाँ से पहले हम बी पॉइंट से अगर तो ग्रोथ ना होती वो भी दिखा देते हैं हम, ताकि हमें डिफरेंस जरा क्लियर हो जाए। ये यहाँ से ई पॉइंट आफ्टर ट्रेड वो बनता है जी ये, जहाँ से वो 60 यूनिट एक्सपोर्ट कर लेते हैं और 60 इंपोर्ट कर लेते हैं, और ये पहुंच जाते हैं 70 और 80 पे। तो ये आ जी गया सर। ई पॉइंट। अब जब टर्म ऑफ ट्रेड ड्रास्टिकली डिटोरिएट हुई, तो मैंने आपको बताया जितनी डिटोरिएट होगी उतनी ही ये फ्लैटर होती जाएगी। तो ये जी सर। जनाब फ्लैटर हो जाएगी, और नेशन स्पेशलाइजेशन के पास बात पहुंच जाएगा पॉइंट सी पे। ये आ गया पॉइंट सी, और इसे आप पी सी कह दें। ये 1/5। इस सी पॉइंट पे आप अज्यूम करें कि ये नेशन जोन सा है एक्स के 160 यूनिट बना रहा है, और वाई के बना रहा है 50। अब यहां से उसने ट्रेड करनी है, 160 में से 100 यूनिट एक्सपोर्ट कर देगा।
जब 100 एक्सपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट के कितने मिलेंगे इसको? 20। 20 मिलेंगे, शाबाश। तो यहाँ पे लिख लें, आफ्टर ग्रोथ टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट to 1/5 and nation produce at point C, where production of X is 160 units and production of Y is 50 units. TOT 1 equal 1/5 means now he has to substitute 5x for 1y. तो nation export 100x and receive only 20y and moves to, इस पॉइंट को जी का नाम दे दें, पॉइंट जी। तो ये एक कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व CIC3 था, और ये जो जी पॉइंट बनेगा ये आएगा 50 और 20, 70 और 60। ये कोई यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इधर आ गया जी 70 और इधर आ गया जी 60। ये आ गया पॉइंट जी। CIC2 बोल दें इसे। तो ये जी पॉइंट जो बना है ये ई से सुपीरियर है कि इंफीरियर है? इंफीरियर है। इंफीरियर है, क्योंकि ये नीचे वाले CIC पे लोकेट कर रहा है। ई से नीचे है ये पॉइंट, तो इसका मतलब ये अच्छी भी ग्रोथ हुई है, इससे अच्छा तो ग्रोथ होती ना। इस ग्रोथ होने के नतीजे में नेशन की वेलफेयर पहले से नीचे आ गई है। तो अगर ग्रोथ ना होती तो ये नेशन 80 Y के और 70 X के वो कंज्यूम कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान सही कर रहा है सर। हाँ हाँ, ये ग्रोथ के बाद ये 80 की बजाय Y 70 पे आ गए हैं, और X के यूनिट 70 की बजाय 60 पे आ गए हैं। तो इस ग्रोथ को बोलेंगे इमिसराइजिंग ग्रोथ। आसान सा टॉपिक है, इस पे नोट 10 नंबर का वो पूछ लेता होता है, तो 10 नंबर के लिए आपने इसको तैयार रखना। स्टोल्पर सिमुलसन थ्योरम इंपोर्टेड है, इस पे नोट वो पूछ लेता होता है कि इस पे नोट लिखें स्टोल्पर सिमुलसन थ्योरम होता क्या है। असल में हमने जो स्मॉल नेशन में ये वर्किंग की ना, मैं डायग्राम पे लेके जाता हूँ आपको स्मॉल नेशन की। ये इस डायग्राम में हमने ये सीखा कि जिस वक्त ट्रेड फ्री इकोनॉमी होती है उस वक्त नेशन इस ए से, ट्रेड फ्री अगर इकोनॉमी हो यानी कि ट्रेड भी आप नहीं कर रहे तो अटारकी पॉइंट पे नेशन है। ट्रेड की परमिशन जैसे मिलती है और टर्म ऑफ ट्रेड इक्वल टू 1 होता है, यानी कि प्राइस रेशियो सेम होती है, तो नेशन ए से मूव करके जाता है बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट से वो 60 यूनिट इंपोर्ट करता है, 60 यूनिट एक्सपोर्ट करता है और पहुंच जाता है ई पॉइंट पे। ये तो थी फ्री ट्रेड की कहानी। लेकिन जो ही फर्म टैरिफ लगाती है तो नेशन ए से बी पॉइंट पे मूव नहीं करता, बल्कि वो जाता है एफ पॉइंट पे, और एफ पॉइंट पे एडजस्टमेंट इस तरीके से करता है क्योंकि टैरिफ लगने के बाद उस नेशन का टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गया होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट हो गया होता है। तो इसने टैरिफ लगाया एक्स के ऊपर, जो कि इसका स्केयर्स फैक्टर है। तो एक्स की प्राइस इंक्रीज होने से इसकी अर्निंग और प्रोडक्शन वो ज्यादा हो गई है। अब बी और एफ पॉइंट को कंपेयर करें, बी पॉइंट पे वाई की प्रोडक्शन ज्यादा और एक्स की कम है। इसकी स्पेशलिटी वाई में है, समझ आती है बात, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जो ही टैरिफ लगा
इसने वाई की प्रोडक्शन को कम कर दिया और एक्स की प्रोडक्शन को ज्यादा कर दिया। ये वाई में इतनी कमी आई, एक्स में इतना इजाफा हो गया। ऐसा ही है। जी सर। जी सर। जी तो जी सर। यहाँ से फिर साबित हुआ कि टैरिफ लगने से जो नेशन का स्केर्स फैक्टर होता है उसकी प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है। प्रोडक्शन में इजाफा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी प्राइस इंक्रीज कर देती है, प्रोड्यूसर्स को उसमें जरा प्रॉफिट और चार्म नजर आता है। वो एक्स वाई के रिसोर्सेज, अपनी फेवरेट प्रोडक्ट के रिसोर्सेज वहां से उठा के स्केर्स फैक्टर में लगाना शुरू कर देते हैं। आगे यहाँ तक ये सर। जी सर। जब जी वहां सर। तक वो आना शुरू हो लगाना शुरू हो जाते हैं तो इससे फैक्टर अर्निंग्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो एक्स वहां पे महंगा होता है, वाई सस्ता होता है, तो ये कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एक्स सस्ता होना शुरू हो जाता है, वाई महंगा होना शुरू हो जाता है। तो इसी कहानी को एक्सप्लेन किया है स्टोल्पर सिमुलसन ने। किधर गया है ये? अब रमशा रीडिंग करो जरा शुरू से। अच्छा, इसमें भी वो यही बता रहा है कि ये एल ओवर के, उसका प्रपोर्शन चेंज हो जाता है। अब आपको एल ओवर के ज्यादा मिकदार में चाहिए एक्स की प्रोडक्शन को वो बनाने के लिए, क्योंकि आपने वो वाई इंडस्ट्री से कुछ कैपिटल हटाया है, उसको एक्स इंडस्ट्री में आप लेके आए हैं, जिसकी वजह से लेबर ओवर कैपिटल रेशो वो चेंज हो गई है। इसके चेंज होने की वजह से वेजेस राइज कर गई हैं, और वेजेस राइज करने की वजह से पी एक्स ओवर पी वाई ये इंक्रीज कर गया। ठीक है, टैरिफ लगने से पी एक्स ओवर पी वाई इंक्रीज कर देता है, क्योंकि एक्स महंगा हो गया, वाई सस्ता हो गया। अच्छा, अब इस सिचुएशन को आगे ग्राफ के यस। जरिए इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये थ्योरी आपने यहाँ से करनी है, इसकी डायग्राम आपको मिलेगी अपेंडिक्स में। वो अपेंडिक्स में आपने जाना है, ये आ गया जी अपेंडिक्स, और इसमें ये पहला टॉपिक छोड़ रहे हैं आप, दूसरा भी छोड़ रहे हैं, ये आ गया नंबर 3 पे, स्टोल्पर सिमुलसन थ्योरम ग्राफिकली। ये इसकी डायग्राम है, और ये एजवर्थ बोक्स डायग्राम है। अब ये डायग्राम देख के पता चल रहा है कि ये नेशन 2 उसकी डायग्राम बनाई हुई है। कैसे पता चला भला? सर बिकॉज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल जी, से ज्यादा रेशो बिकॉज बता रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव ये नेशन वाई को ज्यादा प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है, तो इसलिए ये वाई का पोर्शन ये देखें ये ज्यादा है। एक्स को कम प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है, इसलिए ये एक्स वाला पोर्शन ये कम है। अगर ये डायग्राम एजवर्थ बॉक्स इस तरीके से बनी होती तो ये देख के हमें पता चल जाना था ये नेशन 1 की है। मेरा ख्याल है समझ लगी बात। जी सर। ठीक है। अब जी सर। जी हाँ, अब यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम को हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, और नेशन 2 दो कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स और वाई। ये ओरिजिन एक्स का है, ये ओरिजिन वाई का है। ये बेसिकली इसने दो डायग्राम बनाई है, ये ओ एक्स एक है, ओ वाई। इस तरफ वाई की क्वांटिटी शो हो रही है, इस तरफ एक्स की क्वांटिटी शो हो रही है। अब ये वाला जो सेगमेंट है, इसने इसको उल्टा दिया है, रोटेट करके इसके ऊपर मर्ज कर दिया, तो ये वाला जो ओ वाई का ओरिजिन था अब इधर चला गया। जी सर। ठीक है, यही इसने एजवर्थ बॉक्स डायग्राम में किया हुआ है। एक ओरिजिन एक्स का है, एक ओरिजिन वाई का है। हम जू जू इस तरफ मूव करते जा रहे हैं, तो ये एक्स कमोडिटी में लेबर की क्वांटिटी कितनी लगी हुई है वो दिखाती जा रही है हमें ये चीज। और इस साइड पे वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो एक्स कमोडिटी में कैपिटल हम कितना लगा रहे हैं वो पता चल रहा है हमें। इसी तरह हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं, वाई कमोडिटी में कैपिटल कितना लग रहा है ये हमें पता चल रहा है, और इस तरफ मूव कर रहे हैं, वाई कमोडिटी में लेबर कितनी लग रही है ये हमें दिखा रहा है ये डायग्राम। ओके जी। जी जी सर। जी अब नेचुरली ये नेशन जोन सी है, लेबर अबंडेंट है, और वाई को ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, एक्स को कम प्रोड्यूस करेगी। तो जो इसका ये अटारकी पॉइंट आपने वो पीपीसी में दिखाया था, अटारकी पॉइंट ए, वो इधर अटारकी पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है। वाई में इतना कैपिटल और सिर्फ इतनी लेबर, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक्स में इतनी लेबर और इतना कैपिटल, ये ए पॉइंट है। और इस पॉइंट को आप कंपैरिजन करें, एक्स की प्रोडक्शन ज्यादा है, वाई की कम है ना टारकी पॉइंट पे। जी जी सर। सर। जी सर। जी जी हाँ, ये एक्स और वाई की सेंस में पीपीसी बनता है,
ये लेबर और कैपिटल की सेंस में उन्होंने उनकी प्रोडक्टिविटी लेबर और कैपिटल की दिखाई हुई है। अब एक्स ज्यादा मान रहा है, इसका मतलब है लेबर ज्यादा लग रही है, तो ए पॉइंट भी उसी चीज की नुमाइंदगी कर रहा है कि लेबर ज्यादा कैपिटल कम लग रहा है। अब जिस वक्त स्पेशलाइजेशन होती है तो ए पॉइंट से मूव करके ये नेशन इस बी पॉइंट पे चली जाती है, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोड्यूस करती है वाई को और कोशिश करती है वाई कि कम से कम एक्स प्रोड्यूस करे। तो वाई को ज्यादा प्रोड्यूस करने का मतलब है कि लेबर वो कम कर रही है और कैपिटल को ज्यादा एंगेज कर रही है, जी सर जी। क्योंकि वाई तो कैपिटल जी सर। इंटेंसिव है। तो अब ये देखें, जी ए सर। पॉइंट से मूव करके जो इधर बी पॉइंट था यहाँ पे हमें इधर शो हो गया। अब ये पॉइंट पे साफ जाहिर है कि पहले इतना कैपिटल कंज्यूम कर रही थी ये नेशन और अब इतना कैपिटल कंज्यूम कर रही है, तो कैपिटल की क्वांटिटी ज्यादा होगी। जी सर। जी सर जी। ज्यादा हो गई है, ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर हो गई। आपने उसके बाद टैरिफ का इम्पैक्ट बता देना है। जिस वक्त टैरिफ लगता है तो टैरिफ लगने के बाद ये नेशन ए से बी पे नहीं जाती बल्कि एफ पे कहीं पे मूव करती है, जिसमें वो एक्स की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देती है, वाई की प्रोडक्शन को कम कर देती है। ऐसे ही हुआ था ना। जी सर। जी सर जी। अब वही एफ पॉइंट यहाँ पे आ गया, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस नेशन ने एक्स की प्रोडक्शन ज्यादा कर दी, क्योंकि बी पॉइंट पे एक्स पहले इतना प्रोड्यूस हो रहा था, टैरिफ लगने के बाद एफ पॉइंट पे एक्स इतना प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखिए, जी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सर जी। हाँ, और वाई की क्वांटिटी कम हो गई है। डेफिनेटली पहले वाई यहाँ तक था, यहाँ तक, और अब वाई कम होके सिर्फ यहाँ तक आ गया। अब ये जो बी पॉइंट, इस ओरिजिन से एक आपने लाइन गुजारनी है, इस बी पॉइंट से होती हुई आपके इस ओरिजिन को मिलाएगी। ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन थी स्पेशलाइजेशन टैरिफ लगने से पहले की, और जैसे ही टैरिफ लगा तो ये एफ पॉइंट बना था। अब ओरिजिन से लाइन एफ के साथ आपने मिलानी है यूं करके, और इधर से वाई के साथ मिला दें यूं करके। ये दो लाइनें बनाने का मकसद ये है कि ये जो डैश लाइन है ये जरा स्टीपर है, और ये जो जी। ये डार्क वाली ब्लू लाइन है मोटी सी, ये जरा फ्लैटर है। दोनों सेंस में देख लें, इधर भी ये डैश लाइन स्टीपर है और दूसरी फ्लैटर है, ऐसे ही है। जी सर जी। तो स्टीपर का मतलब ये होता है कि उसमें वो कैपिटल ओवर लेबर रेशो वो ज्यादा लग रही है, के ओवर एल ये इंक्रीज हो गया स्टीपर में, और जो नीचे वाली है फ्लैटर है उसमें के ओवर एल वो कम लग रहा है। के ओवर एल ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने एक्स की प्रोडक्शन को Sorry. ज्यादा करने के लिए वाई इंडस्ट्री से कैपिटल निकाला है और एक्स इंडस्ट्री में लगाया है। के ओवर एल की रेशो ज्यादा हो गई है। जी सर जी। तो ये आपका टोपलर सिमुलेशन थ्योरम है। इसकी कंप्लीट डायग्राम, इसकी एक्सप्लेनेशन ये करके आपने मुझे चेक करवानी है। ये इसकी यहाँ से देख लेते हैं हम। ये कहता है जी, व्हेन नेशन टू इम्पोज एंड इम्पोर्ट टैरिफ ऑन कमोडिटी एक्स, तो पी एक्स ओवर पी वाई ये तो राइज कर जाती है, क्योंकि एक्स अब 2 रुपए का हो गया, वाई 1 रुपए का हो गया, तो पी एक्स ओवर पी वाई वो इक्वल टू 2 हो जाती है। ये कल भी आपको बताया था। एंड नेशन मूव्स फ्री ट्रेड पॉइंट बी टू वो एफ पे चली जाती है ऑन इट्स प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ कमोडिटी एक्स बट लेस ऑफ कमोडिटी वाई। ऐसे ही है। जी सर जी। सिंस बोथ डैश्ड लाइन from origins to point F are steeper than both solid lines from origin point B से जो होती हुई गुजर रही हैं, तो वो डैश लाइन स्टीपर है और दूसरी वो जरा फ्लैटर है। K ओवर L वो हायर है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज विद टैरिफ। तो टैरिफ लगने के बाद ये डैश लाइनें बन गई थी ना, तो ये स्टीपर है। इसका मतलब है K ओवर L की रेशो वो ज्यादा यूज हो रही है दोनों कमोडिटीज में with the tariff than under free trade. As more capital is used per unit of labor, the productivity of labor वो rise कर गई। Therefore, income of labor वो rise कर गई after tariff, as postulated by this theorem. Non-tariff trade barriers and new protectionism
इसमें सबसे पहले हमारा काम स्टार्ट हो रहा है इंपोर्ट कोटा। अब इंपोर्ट कोटा का डिफरेंस टैरिफ के साथ समझ लो, टैरिफ तो होता है ना, आपने टैक्स लगा दिया जी। कि क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होती है, आप जितने भी यूनिट इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर आपने एक टैक्स देना है, उसे टैरिफ कहते हैं। और वो तीन तरह का होता है, एड वोलरम, स्पेसिफिक और कंपाउंड। एड वोलरम में परसेंटेज के हिसाब से लगता है, स्पेसिफिक में एक फिक्स अमाउंट के हिसाब से लगता है, यूनिट पे टैक्स, कमोडिटी पे टैक्स। और कंपाउंड में दोनों को मिला के टैक्स लगाया जाता है। अब कोटा में सिनेरियो थोड़ा चेंज है। कोटा में आपके पास क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही चीजें अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा तजावुज नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कोटा की वो रिस्ट्रिक्शन लगाते क्यों है क्वांटिटी की? इसमें क्या से आता है, जो बेचने वाला है उसको तो खुश होना चाहिए, तो वो फिर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा देता है कि हम सिर्फ इतने यूनिट देंगे? ये जिस वक्त आपके पास आउटपुट एक लिमिटेड स्टॉक पे हो ना, जी। उसको खरीदने वाले बेशुमार हो, मसलन कि 10 ममालिक हैं जो आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आपके पास टोटल 100 यूनिट पड़ा हुआ है, तो बजाय इसके कि एक अमीर मुल्क है आपसे पैसे दे के 100 के 100 खरीद लेता है, बकाया 9 जो है वो मुंह उठा के देखते रहेंगे, आपका 9 ममालिक के साथ रिलेशन खराब होगा अगर आप हम्म। कोई सारा माल उठा देंगे तो ऐसे में फिर कोटा, एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि भाई मेरे पास इतने यूनिट हैं और भारत के हिस्से में इतने आएंगे, पाकिस्तान को इतने मिलेंगे, हर किसी का एक एक कोटा मुख्तस कर दिया ताकि सब राजी रहे, कोई नाराज ना हो। सही है। अब दूध लेने जाते हैं, आपको तो नहीं पता होगा, मैं दूध लेने जाऊं अगर, तो अगर उसके पास आखिरी का कुछ दूध रह गया है, कोई 10-12 गर्मियां रह जाए, और एक ही कस्टमर उसके पास आ गया 10 गर्मियों वाला, तो बाकी सब जो से हैं वो आधी गर्मी गर्मी 1.5 गर्मी वाले, तो वो एक कस्टमर को रिफ्यूज कर देता है कि सर जी ताड़ी मेहरबानी, इस वक्त दूध हमारे पास खत्म हो गया, आप कल आइएगा, थोड़ा रह गया एक बचा बाकी साथियों को देना। क्योंकि अगर वो सारा एक को दे देगा तो बाकी 9 नाराज होंगे। जी। तो इस वजह से फिर उसने एक कोटा रख दिया कि या तो सारे इतना इतना ले लें, या फिर वो जो हैवी बल्क में लेने वाला है उसको वो रिफ्यूज कर देगा। कोटे का भी मकसद यही होता है कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है जिस वक्त आपके पास स्टॉक लिमिटेड अमाउंट में हो, ताकि बाकी ममालिक के साथ रिलेशन डिस्टर्ब ना हो। याद रहेगी बात? यस सर। तो दूध वाली से याद रहेगी। जी। अब ये नीचे मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम पे लेके आता हूँ, और ये डायग्राम पहले हम कर चुके हैं टैरिफ में। टैरिफ में। ये एक्स कमोडिटी की सप्लाई है, ये एक्स कमोडिटी की डिमांड है, नेशन 2 की डायग्राम है ये। और नेशन 2 में एक्स का इक्विलिब्रियम आ रहा है 3 रुपए पे, और अगर ये 30 की क्वांटिटी रखता है तो डिमांड और सप्लाई बराबर है। अब नेशन 1 में 1 रुपए का प्रोड्यूस हो रहा है, हम अगर उससे 1 रुपए का इंपोर्ट करते हैं तो 1 रुपए के हिसाब से हम 10 बना रहे हैं अपने मुल्क में, 70 की डिमांड है, 60 की शॉर्टेज है डिमांड की, एक्सेस डिमांड है, तो ये पोर्शन 60 यूनिट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट हो रहे हैं। जी। अब जिस वक्त 100% एड वोलरम टैरिफ लगता है तो प्राइस 1 से इंक्रीज करके 2 पे चली जाती है, और 2 पे जी। हमारी प्रोडक्शन ये 20 पे आ गई, और डिमांड 50 पे आ कम हो गई। गए। इन दोनों के दरमियान शॉर्टेज अब 30 की 30। थी, तो अब इंपोर्ट हमारी हो रही है 30 की। हम फर्ज कर 30। लेते हैं कि कोटा जो हमें मिला हुआ है वो 30 यूनिट्स का मिला हुआ है, तो उस 30 से ऊपर हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते। 30 से ज्यादा नहीं कर सकते, तो उस 30 को मेंटेन रखने के लिए हमने 100% टैक्स लगाया। क्योंकि 100% जब टैक्स लगा तो सप्लाई 20 पे आ गई, डिमांड 50 पे आ गई, हमारे दरमियान शॉर्टेज वो 30 की रह गई, तो कोटा भी 30 का है, शॉर्टेज भी 30 की है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ट्रेड हो जाएगी। ओके, ये पीछे जो आपने टैरिफ की मद में डायग्राम की है ना, सारी कहानी जी। पूरी है, बस इसको आपने एक्सप्लेन करते वक्त इस सेंस में करना है कि हमारे पास कोटा की रिस्ट्रिक्शन है 30 यूनिट की, तो उस 30 की रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए हमने टैक्स लगाया, जिसकी वजह से हमारा डिमांड और सप्लाई के दरमियान गैप 30 का रह जाए, तो सही है हमने सर। 30 यूनिट इंपोर्ट कर लिए। यहाँ तक तो याद रहेगी ना बात? यस सर। उसके बाद अब गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ ये इंपोर्ट की मद में, उसने उसे ऑक्शन ऑफ कर दिया, उसकी नीलामी लगा दी, और जो हाई पेइंग बिडर्स थे उनको उसने वो प्रोडक्ट का ठेका उठा दिया, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट उनका इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज करके 2 से 2.5 में जाएगी। लेकिन प्राइस जब ज्यादा होगी तो ये देखो, सप्लाई 20 से इंक्रीज होकर 25 पे आ गई,
और डिमांड 55 पे चली गई, तो गैप अभी भी 30 का ही है। गैप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेन आपका पॉइंट ये कोटा है जो आपका 30 का ही रहना चाहिए। अगर तो ऑक्शन ऑफ करने के बाद ये कोटा 30 का नहीं बनता तो फिर आपको ऑक्शन में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, प्राइसेस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ऑक्शन ऑफ करने के बाद आपकी जो नई इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो ये जे डैश और एच डैश है। यहाँ पे नेशन कंज्यूमर प्रोड्यूस करेगा और 30 यूनिट इंपोर्ट करेगा। ये कोटा की कहानी है। ओके सर। सर यहाँ डिमांड कम क्यों नहीं हुई ऑक्शन में? ऑक्शन में डिमांड कम इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे वो प्राइस के साथ अफेक्ट नहीं हम देख रहे। और तो प्राइस जब ज्यादा होती तो डिमांड कम होती। यहाँ पे ये डिमांड कर्व पहले शिफ्ट हुई है आगे। डिमांड सही है। होने की वजह से हमारी प्राइस अप हुई है और क्वांटिटी में इजाफा हुआ। ओके सर। कंपैरिजन ऑफ कोटा एंड टैरिफ। कोटा एंड टैरिफ का कंपैरिजन जुबानी जुबानी बताना आना चाहिए, पर जरूरत नहीं है। वैसे एक आधी बार पढ़ भी लो तो अच्छी बात है। कोटा में क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन होती है, टैरिफ में रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होती। इसमें भी प्राइस इंक्रीज होती है, उसमें भी प्राइस इंक्रीज होती है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू दोनों केसेस में आ रहा होता है, लेकिन कोटा में हमने वो एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को सामने देखते हुए टैरिफ लगाना होता है, जबकि इंपोर्ट टैरिफ में हमने इस तरह की रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में नहीं रखना होता। हमने वैसे जनरल अपने प्रॉफिट को देखते हुए टैरिफ लगाना होता है, मुल्क की सूरत को देखते हुए लगाना होता है। ठीक है। ठीक है। अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स में सबसे पहले आती है वीईआर, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। इसकी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद इसको पढ़ लेना। ये दो टॉपिक आपके आज का होमवर्क है। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है जिसमें एक मुल्क दूसरे को थ्रेट कर रहा है कि वो वॉलंटरीली अपनी एक्सपोर्ट्स कम कर दे। वो थ्रेट मतलब एक्सपोर्ट पे टैरिफ लग रहा है? टैरिफ नहीं लग रहा, वो उसको कह रहा है कि अपनी एक्सपोर्ट्स लिमिट कर दो, क्योंकि इस तरीके से उसकी जो उसको थ्रेट कर रहा है उसको ये डाउट है कि कहीं मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो तबाह ना हो जाए। लोग तो इनसे प्रेफर कर रहे हैं, माल खरीदना शुरू हो गए हैं, तो हमारी अपनी इंडस्ट्री वो तबाहली का शिकार हो जाती है। वो थ्रेट करने के साथ वो लॉजिक ये देता है कि अगर आप अपने एक्सपोर्ट को कम नहीं करोगे तो आप बाकी चीजें जो हमसे मंगवा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, हम उन तमाम चीजों पे हैवी ड्यूटी टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, जिसकी वजह से आपकी वेलफेयर डिक्लाइन हो जाएगी। तो भैया अपनी इस कमोडिटी की एक्सपोर्ट को खुद अपने तौर पे कम कर दो। तो वो नेशन जोन सा है वॉलंटरीली अपनी एक्सपोर्ट को कम कर देता है। मेरा ख्याल नहीं बात समझ लगी, ऊपर से गुजर गई होगी। नहीं सर लग गया। अब पाकिस्तान अगर चावल अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के चावल की क्वालिटी वो हाई है, पूरी दुनिया में पसंद की जाती है, और अमेरिका वो बड़े शौक से मंगवाता भी है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान जितने ज्यादा भेजेगा अमेरिका को, तो अमेरिका की अपनी जो चावल की इंडस्ट्री है वो फिर डिप्रेशन खतरे में में आ नहीं जाएगी। जाएगी, खतरे में आ जी। जाएगी। और वो क्या कहते हैं उसको, दिमाग में मेरे मैसेज एक तो इतने आते जा रहे हैं, वो मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, लफ्ज ही मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। वो नुकसान का शिकार हो जाएगी क्योंकि लोग उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से वो चावल नहीं खरीदेंगे। तो लिहाजा अमेरिका पाकिस्तान को कहेगा, ले अभी बंदे का पुत्र बन जा, चावलों की जो एक्सपोर्ट आप करते हो वो आप उसकी क्वांटिटी को खुद ब खुद कम कर दो। और अगर आप कम नहीं करोगे तो आप हमसे जो बाकी चीजें, शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क मंगवाते हो, एप्पल आईफोन मंगवाते हो, लैपटॉप मंगवाते हो, दूसरी बेशुमार चीजें मंगवाते हो, हम उन पे फिर ऐसी ऐसी आपको ड्यूटी लगा के भेजेंगे कि आपकी मैशत नुकसान का शिकार होगी। तो लिहाजा खुद आप इंसान बन जाए। तो पाकिस्तान कहेगा ठीक है भाई, वो कितने जो है पाकिस्तान, वो तो आपको भी पता है, कहेगा ठीक है उस्ताद जी, आप टेंशन ना ले, हम अपनी एक्सपोर्ट को पहले से ज्यादा कर देते हैं ताकि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी सफर ना करे। ओके सर समझ गई। चलो जी, ये दो टॉपिक याद कर लो, जानने हो रही है अब।